डाकुओं को बैंक के अंदर 16 होस्टेजेस के साथ 12 घंटे हो चुके थे और इतने ही वक्त से पुलिस बैंक को चारों तरफ से घेरे खड़ी थी। अब पुलिस ने एक्शन लिया और बैंक के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन अंदर कुछ ऐसा हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था और इसी से उलझते उलझते पुलिस को 3 साल बीत गए। 23 जून 1995 रोबर जदीद असले और हथियारों के साथ बैंक में दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। फौरन बैंक के एक एम्प्लॉय ने साइलेंट अलार्म भी दबा दिया। एक तरफ बैंक में मौजूद 7 बैंक एम्प्लॉयज और 9 कस्टमर्स को हॉस्टेज बना दिया गया, तो दूसरी तरफ पुलिस पूरी तैयारी के साथ चंद ही मिनटों में बैंक के बाहर आ चुकी थी। पुलिस ने चारों तरफ से बैंक को घेर लिया और भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। हत्ता के बर्लिन शहर में जगह जगह हेलीकॉप्टर तैयार कर दिए कि अगर यहाँ से भाग भी निकलें तो हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें ट्रेस किया जाता रहे। लेकिन पुलिस को क्या मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद रॉबर्ट्स ने एक होस्टेज को अपनी डिमांड्स का बताकर बैंक से बाहर भेज दिया, जिसमें डाकुओं ने कार, हेलीकॉप्टर और बड़ी अमाउंट में पैसों की डिमांड की थी। इस सब के लिए पुलिस को 6 हार्स का टाइम दिया गया और साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि अगर डिमांड्स अपने वक्त तक पूरी न की गई तो हर 10 मिनट में एक होस्टेज को मार दिया जाएगा। अब पुलिस ने बाहर आई होस्टेज से अंदर मौजूद गनमैन और उनके पास देखे गए हथियारों के बारे में पूछा, तो एक बार फिर पुलिस को बड़ा धचका लगा। रॉबर्ट्स के पास 2 पूमो गन, शॉट गन, रशियन फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड, सेल्फ लोडिंग पिस्टल और स्मोक बम्स तक मौजूद थे। यानी कि पुलिस का अंदर घुस कर लड़ना बिल्कुल भी आसान और खतरे से खाली नहीं था। डाकुओं ने अंदर तमाम डिपॉजिट और पैसे लूट कर अपने बैग्स भर लिए। पूरे 6 घंटों बाद बैंक के नंबर से पुलिस को कॉल करके दोबारा वार्निंग दी गई कि जल्द अज जल्द डिमांड पूरी की जाए। पुलिस ने सिर्फ पैसों का इंतजाम किया और फौरन बैंक के अंदर भिजवा दिए। बैंक से फायरिंग की आवाज आनी शुरू हुई और तमाम लाइट्स एक ही झटके में बंद हो गईं। तकरीबन 3 घंटों बाद पुलिस को दोबारा बैंक से कॉल आई। इस बार बैंक मैनेजर ने बताया कि 2 घंटे हो चुके हैं और कोई भी रोबर दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने अब रिस्क लेने का फैसला किया और फौरन स्पेशल पुलिस फोर्स बैंक में दाखिल की गई। सबसे पहले तमाम होस्टेजेस को क्लियर करके बाहर भेजा। पुलिस का ख्याल था कि रोबर्स किसी कमरे में होंगे। एक एक करके तमाम कमरे चेक किए गए, लेकिन रॉबर्ट्स को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। बैंक में रॉबर्ट्स का होना तो दूर, किसी भी जगह कोई सुराग और फिंगरप्रिंट तक नहीं छोड़ा गया था। होस्टेजेस भी पुलिस को कोई खास इंफॉर्मेशन न दे सके। रॉबर्ट्स जिस गाड़ी में आए थे वो गाड़ी भी 1 दिन पहले चोरी की गई थी। पूरा शहर इस न्यूज को सुनकर हैरानो परेशान था। तकरीबन 1 घंटे बाद जाकर पुलिस को कारपेट के नीचे से टनल मिली, जो कि बैंक से सेवरेज पाइपलाइन और फिर उससे आगे 100 मीटर दूर एक मकान तक ले जाई गई थी। पुलिस ने जब घर के मालिक मकान से पूछगिछ की तो पता चला उसने ये मकान 16 महीने पहले 3 लोगों को किराए पर दिया था। पुलिस ने होम आने से तीनों के स्केच बनवाए और फिर वो स्केचेस न्यूज पेपर से लेकर न्यूज चैनल पर हर जगह दिखाए जाने लगे, लेकिन सब बेकार। पुलिस इन 3 मुजरमों को ढूंढने में अगले 2 साल तक बिल्कुल नाकाम रही और फिर एक दिन अचानक पुलिस को कॉल रिसीव हुई, जिसमें शख्स ने यह दावा किया कि वो इन मुजरमों को जानता है। अल करीम नामी उस शख्स को बुलाकर 3 घंटे की इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक एक करके सारी गिरहें खुलनी शुरू हो गईं। अल करीम ने बताया कि वो खुद गैंग मेंबर नहीं था, उसने सिर्फ टनल खोदने में रॉबर्ट्स की मदद की थी। इस टनल को खोदने में उन्हें तकरीबन 1 साल का वक्त लगा। साथ ही उस शख्स ने गैंग के तमाम अफराद की सारी डिटेल भी पुलिस को दे दी और यह भी बताया कि पुलिस के बैंक में दाखिल होने से 3 घंटे पहले ही वो बैंक छोड़कर जा चुके थे और अपने घरों में आराम से बैठकर इसी न्यूज को लाइव देख भी रहे थे। चंद ही दिनों में गैंग मेंबर्स और उनके लीडर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इनके जुर्म को कोर्ट में प्रूफ करने के लिए पुलिस को सबूत चाहिए थे, जिसमें पुलिस को बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा, क्योंकि उनका शहाना लाइफस्टाइल और लग्जरी गाड़ियां
یہ بات چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ ان کے ہاتھ کوئی بڑا پیسہ لگا ہے۔ ٹنل کھودنے والے کو 6 سال قید کی سزا ہوئی اور اس روبری کے ماسٹر مائنڈ کو 16 سال قید کی سزا دی گئی، جس کی تمام پلاننگ 100% ایکوریٹ تھی، صرف الکریم کو چھوڑ کر، جس نے آخر 3 سالوں بعد اس جرم کے بوجھ کو اتارنے کا فیصلہ کیا اور سب کو پکڑوا دیا۔